मुझे पता है कि यह खास तौर पर निराशाजनक है क्योंकि आप वह सब कुछ कर रहे हैं जो आपको बताया गया है कि करना चाहिए। उपवास, कार्बोहाइड्रेट पर नियंत्रण, शराब न पीना और फिर भी जब आप जाकर अपनी शुगर मापते हैं, जांच में पता चलता है कि आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। आप अभी भी सूजे हुए हैं और थके हुए भी हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दें क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। जो आप शायद अनुभव कर रहे हैं, वह बस एक हार्डवेयर ब्लॉक है। जब आपकी कोशिकाएं लगातार ग्लूकोज की बांट प्राप्त करने लगती हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब वे बस बाहरी बनने का फैसला कर लेती हैं और वे सचमुच अपनी सुरक्षा के लिए ग्लूकोज के प्रवेश को रोक देती हैं, शुगर के प्रभाव से। ये पूरी तरह से एक रक्षा तंत्र है और यहीं पर असली समस्या शुरू होती है। और यहीं वह अवधारणा भी आती है जो आपको बहुत परेशान करती है और जिसे आज हम विस्तार से समझेंगे, इंसुलिन प्रतिरोध। और इंसुलिन प्रतिरोध क्या है? तो देखिए, इंसुलिन एक संदेश वाहक की तरह है जो यह सूचना देता है कि बाहर ऊर्जा है। और जब कोशिका बाहरी हो जाती है तो संदेश वाहक बाहर ही रह जाता है और एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक देता है जिसे कोई नहीं खोलता। और यही तबाही की शुरुआत है। चूंकि ऊर्जा आपकी कोशिका में नहीं जा रही है, आपका अग्न्याशय सिग्नल रिसीव्ड की प्रतीक्षा करता रह जाता है। और जब यह पता चलता है कि खून में शुगर अभी भी ज्यादा है और कोई भी कोशिका प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो अग्न्याशय घबरा जाता है। यह ऐसे है जैसे वह एक डरा हुआ प्रबंधक बन जाता है जो मानता है कि संदेश पर्याप्त जोरदार नहीं था और फिर वह तेजी से इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि और जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा हो। ध्यान रखें कि अग्न्याशय एक आपूर्ति प्रबंधक की तरह उसका काम और जिम्मेदारी खून की निगरानी करना है। और जब वह देखता है कि खून में शुगर घूम रही है, तो वह उम्मीद करता है कि उसका स्तर कम होगा क्योंकि कोशिकाएं उसे अवशोषित कर रही हैं। लेकिन असल में कोशिका बाहरी हो गई है, यह उसे पता नहीं है। शुगर खून में ही बाहर रह जाती है और कोशिका की यह चुप्पी ही उसे पागल कर देती है। और यह अतिरिक्त इंसुलिन जिसे वह बनाना शुरू कर देता है और जो मूल रूप से तुम्हारी रक्षा के लिए ही होता है, यही है जो आखिरकार तुम्हें सूजन देता है, तुम्हारे ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है और सबसे बढ़कर तुम्हारे फैट स्टोर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। तो जब ऐसा होता है तो आप खुद को इंसुलिन रेजिस्टेंस के एक असली दुष्चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अग्न्याशय को संदेश प्राप्त हुआ की सूचना नहीं मिलती और जब उसे यह पता नहीं चलता कि शुगर इंजन में जा रही है, तो वह घबरा जाता है। वह सोचता है कि खून में शुगर अभी भी ज्यादा है क्योंकि उसने पर्याप्त संदेश नहीं भेजा है। और फिर डर के मारे वह और ज्यादा संदेश यानी और ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। यह एक तरह की लॉजिस्टिक डेडलॉक की स्थिति पैदा कर देता है। और कुछ लोग यह सुनकर मुझसे कहेंगे, लेकिन जोस मारिया, अगर शुगर एक एसिड है, ऐसा क्योट्रॉप जो मेरे लिक्विड क्रिस्टल को पिघला देता है, तो मैं उसे अंदर जाने के लिए मजबूर क्यों करना चाहूंगा? तो देखो, भले ही यह तुम्हें अजीब लगे, लेकिन व्यवस्था बनाना जरूरी है। खून में फंसी हुई शुगर असली जहर है जो तुम्हारी नसों और तंत्रिकाओं को ऑक्सीडाइज कर देती है। और दूसरी तरफ तुम्हारी कोशिकाएं हैं जो भूख से मर रही हैं क्योंकि उनकी माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए उस ग्लूकोज का एक हिस्सा चाहिए। इसलिए यहां असली बात बाढ़ नहीं है, बल्कि सिर्फ संतुलन और व्यवस्था है। हमें कुछ करना होगा और हम ये नहीं चाहते कि दरवाजे पूरी तरह खोल दें ताकि शुगर अंदर आकर सब कुछ कैरामेलाइज कर दे, क्योंकि ऐसा करना सीधे ग्लाइकेशन और पूरी तरह से तबाही की ओर जाना होगा। हम जो चाहते हैं वह है एक व्यवस्थित प्रवाह को वापस पाना, और हम चाहते हैं
कि सिर्फ उतनी ही मात्रा अंदर जाए जितनी माइटोकॉन्ड्रिया साफ सुथरे तरीके से प्रोसेस और बर्न कर सके। हम किसी ऐसी कोशिका पर जोर से चिल्लाने की कोशिश नहीं करेंगे जो बस सुन ही नहीं रही है। हम जो करने जा रहे हैं वह है एक बायोफिजिकल बायपास करना, और यही है असल में इसका मकसद। आज के वीडियो का यही विषय है। हम तोड़ने जा रहे हैं उस दुष्चक्र को, और हम कोशिश करेंगे कि एक बार में ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म कर दें। तो ठीक है, इसे करने के लिए हम फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि शुगर को मजबूर किया जा सके कि वह सेल में जाए, लेकिन एक इमरजेंसी रास्ते से। और इसे हासिल करने के लिए हम तुम्हारी मांसपेशियों का दबाव और ठंड के प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। ठंड का इस पिछले दरवाजे से सेल को पोषण देकर सेल की भूख खत्म हो जाएगी, और जब पैंक्रियास देखेगा कि शुगर कम हो रही है तो वह अतिरिक्त इंसुलिन बनाना बंद कर सकेगा, और हम पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से इस रेजिस्टेंस को बायपास करने में सफल होंगे। आज हम जो करने जा रहे हैं वह है मशीन पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश करना, और इसी दौरान ऐसा करते हुए तुम यह भी जान जाओगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से कैसे बचा जा सकता है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ मशीन रूम में चलो, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं वह है तुम्हारे सेंसर्स को रीसेट करना और तुम्हारे ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से शांति लौटाना, और यह समझने के लिए कि तुम्हारी कोशिका ने सुनना क्यों बंद कर दिया है। धन्यवाद। हमें इसे सिर्फ एक साधारण पानी की थैली के रूप में देखना बंद करना होगा। कोशिका उससे कहीं अधिक है, और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो तुम शायद अनुभव कर रहे हो वह कोई खराबी नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी कोशिका का एक सर्वाइवल प्रोटोकॉल है जो पूरी तरह से नष्ट या शर्करा द्वारा अम्लीय नहीं होना चाहती। और यह समझने के लिए कि वह प्रोटोकॉल कैसे टूटता है, हमें तुम्हारे गिरजाघर के क्वांटम हार्डवेयर के स्तर तक उतरना होगा। तो ठीक है, यही वह जगह है जहां वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के डॉक्टर जेराल्ड पोलक का मौलिक कार्य सामने आता है, जिनके बारे में हमने बात की है, जिनके बारे में मैंने तुमसे पहले भी कई वीडियो में बात की है। पोलक ने खोजा कि तुम्हारी कोशिकाओं के अंदर का पानी, धन्यवाद, पता चला कि यह वही पानी नहीं है जो तुम पीते हो। यह पदार्थ की एक चौथी अवस्था है। यह एक तरल क्रिस्टल है जिसे हम संरचित जल या H3O2 कहते हैं। और यह तरल क्रिस्टल असल में यह एक नकारात्मक चार्ज वाली बैटरी है, और यह वह चालक माध्यम है जो किसी भी संकेत जैसे कि इंसुलिन का झिल्ली से लेकर नाभिक तक यात्रा करने की अनुमति देता है। इस जेल चालक के बिना तुम्हारे शरीर के अंदर संचार बस अस्तित्वहीन हो जाता है। यह ऐसा है जैसे पूरी तरह से एक लॉजिस्टिक ब्लैकआउट हो गया हो। और तुम कहोगे इसका चीनी से क्या लेना देना है? तो देखो, ग्लूकोज एक जबरदस्त ऑस्मोटिक दबाव पैदा करता है जो उस तरल क्रिस्टल के लिए एक प्रदूषक की तरह काम करता है। और यहां मैं एक छोटा सा विराम लेकर तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। ऑस्मोटिक दबाव मूल रूप से वह आकर्षण शक्ति है जो चीनी के पास पानी को अपनी ओर खींचने के लिए होती है, जहां वह खुद मौजूद है। जब तुम्हारे शरीर में बहुत ज्यादा ग्लूकोज तुम्हारी कोशिकाओं के बाहर घूम रहा होता है, तो वह दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वह कोशिकाओं से पानी चुराने लगता है, तुम्हारी कोशिकाओं के अंदर से। और यह ऐसा इसीलिए करता है ताकि मिश्रण को संतुलित किया जा सके। लेकिन देखो, यह ऐसा है जैसे चीनी तुम्हारी कोशिकाओं को अंदर से निचोड़ रही हो। और जब अतिरिक्त चीनी H3O2 से इलेक्ट्रॉन छीन लेती है, तो यह जेल अपारदर्शी हो जाता है और अपनी बिजली प्रवाहित करने की क्षमता खो देता है। और क्यों, तुम पूछोगे? असल में यह बहुत ही सरल है, क्योंकि संरचित पानी ऐसा नहीं है। यह सिर्फ एक जेल है, और सबसे बढ़कर यह एक सेमीकंडक्टर है। और अगर चीनी इलेक्ट्रॉन छीन लेती है तो सेमीकंडक्टर बस एक दोषपूर्ण इंसुलेटर बन जाता है। इंसुलिन का संकेत यह नहीं है कि वह पहुंचता नहीं है, बल्कि यह है कि वह नाभिक तक पहुंचने से पहले ही जबरदस्त वोल्टेज ड्रॉप का शिकार हो जाता है।
इंजीनियरिंग में हम इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक का इंसुलेशन लॉस। और जब इंसुलिन झिल्ली पर घंटी बजाती है तो संकेत अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि माध्यम गंदा है संकेत खो जाता है और केवल शोर में बदल जाता है। और यहां देखो, एक बात का ध्यान रखना, इंसुलिन कोशिका के अंदर नहीं जाती, वह तो संदेशवाहक है। कोशिका की झिल्ली को ऐसे सोचो जैसे वह एक बंद किला हो जिसमें एक इंटरकॉम लगा हो और वह इंटरकॉम इंसुलिन रिसेप्टर है। जब इंसुलिन आती है तो वह घंटी बजाती है क्योंकि उसका काम यह बताना है कि बाहर ऊर्जा यानी ग्लूकोज इंतजार कर रही है। जब वह बटन दबाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि कोशिका के अंदर एक ऐसा तंत्र सक्रिय हो जाना चाहिए जो कुछ दरवाजे खोल दे ताकि शक्कर अंदर जा सके। लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि अंदर पहले से ही बहुत शोर या बहुत गंदगी है जो शक्कर की अधिकता के कारण है, और तब संकेत अंदर तक नहीं पहुंचता या फिर विकृत होकर पहुंचता है। शरीर को लगता है कि कोई दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा है और इसलिए वे दरवाजे नहीं खुलते। शक्कर बाहर ही रह जाती है और पूरे सिस्टम को विषैला बना देती है। लेकिन देखो, नुकसान सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि यहां ग्लाइकेशन आता है जो वह कारक है जो इस अवरोध को एक भौतिक अवरोध भी बना देता है। तुम सोचो कि शक्कर एक चिपचिपे टॉफी की तरह है जो तुम्हारी प्रोटीन और इंसुलिन रिसेप्टर्स से चिपक जाती है। ये रिसेप्टर्स वे एंटेना हैं जिन्हें उस चिपचिपे टॉफी से भर जाने पर कंपन करना चाहिए, लेकिन वे बस टॉफी में लिपटे रह जाते हैं। वे एक कठोर परत से ढक जाते हैं जिससे वे हिल नहीं सकते, और यह वैसा ही है जैसे बैटरी के टर्मिनल्स पर सल्फेट जम जाए। कनेक्शन बस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और इस अराजकता में एक गंदा प्रवाहकीय माध्यम और जंग लगे एंटेना होने पर कोशिका बस अपना सुरक्षा ऑपरेटिंग सिस्टम सक्रिय कर देती है और दरवाजे बंद कर देती है ताकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण इंजन फट न जाए। नतीजा होता है एक डेड पॉइंट। कोशिका खुद को बचाती है, तुम्हारा खून शक्कर से भर जाता है और तुम्हारा पैंक्रियास इस खामोशी के बीच वह चिल्लाने लगती है और ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है, यह सोचकर कि यही समाधान है। असल में यह एक गंभीर समस्या है। यह एक बार बार होने वाला अवरोध बन गया है, और इसलिए आज हम जली हुई एंटेना को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इसे अनदेखा करने वाले हैं, और हम इस अवरोध को पार करने के लिए भौतिकी की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, और हम यह पाइजो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से करेंगे। इंसुलिन एक रासायनिक संकेत है जो स्वभाव से धीमा होता है, और इसके लिए स्वस्थ रिसेप्टर्स की आवश्यकता होती है। हालांकि पीजो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से प्राप्त यांत्रिक दबाव एक भौतिक और उच्च आवृत्ति वाला संकेत है। यह ठीक वैसा ही है जैसे खराब वाईफाई नेटवर्क पर ईमेल भेजने की कोशिश करना, यानी इंसुलिन की तरह। लेकिन आप कुछ देर सोचते हैं और अंत में फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, धन्यवाद, जो कंक्रीट में दबा हुआ है, अर्थात जैव तनावशीलता। और उस फाइबर ऑप्टिक केबल को राउटर के चालू होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सिग्नल विशुद्ध रूप से भौतिक प्रभाव के माध्यम से पहुंचता है। और इसके साथ ही मैंने आपको उस अवधारणा की याद दिला दी है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आपका शरीर एक बायोटेंसिग्रिटी नेटवर्क है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर डोनाल्ड इंगबर्ग ने इसे समझाया। बिल्कुल सही, जब उन्होंने कहा कि आपकी कोशिकाएं लगातार तनाव में रहने वाले केबल्स और सपोर्ट्स के ढांचे से सहारा पाती हैं जो क्रिस्टल की तरह व्यवहार करते हैं और हमेशा एक स्थायी तनाव की स्थिति में रहते हैं। इसका मतलब है कि आपके शरीर के एक छोर पर डाला गया कोई भी दबाव तुरंत संचारित हो जाता है। हर कोशिका के नाभिक तक
और यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जो खून की सामान्य डाक के जरिए यात्रा करता है। यह एक कंपन है जो आपके साइटोस्केलेटन के माध्यम से ध्वनि की गति से यात्रा करता है। ये जैविक क्रिस्टल हैं और यही वह जाल है और भौतिकी इसमें स्पष्ट है। जब आप किसी क्रिस्टल को संपीड़ित करते हैं तो आप एक विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, और जब आप तनाव या विस्फोटक शक्ति का व्यायाम करते हैं, आप अपनी संरचना के केबल्स के माध्यम से सीधे नाभिक तक एक शुद्ध विद्युत स्पार्क उत्पन्न करते हैं, जो गंदे तरल क्रिस्टल और जंग लगी एंटेना को पार कर जाता है। यह धारा एक प्राथमिकता संकेत बन जाती है जो सीधे पहुंचती है इंजीनियर एएमपीके के नियंत्रण कक्ष तक, जो याद रखो हमारा संकट प्रबंधक है। और इंजीनियर इस चिंगारी का पता लगाते ही कार्रवाई प्रोटोकॉल सक्रिय करता है और GLUT4 को सीधा आदेश देता है। और ये GLUT4 ऐसे असली डिलीवरी वैन की तरह हैं जो बेसमेंट में हाथ पर हाथ धरे खड़ी थीं, क्योंकि इंसुलिन का इंटरकॉम बस खराब हो गया था। लेकिन एएमपी के सक्रियण के एक शक्तिशाली झटके के तहत ये वैन कोशिका की सतह पर बहुत ही तेजी से निकलती है, कैथेड्रल की बगल वाली खिड़कियों को पूरी तरह से खोल देती है और चीनी को जबरदस्त रफ्तार के साथ अंदर की ओर चूस लेती है। और यहां यह होता है, चमत्कार होता है। इस पिछले दरवाजे से कोशिका को पोषण देने पर कोशिका की भूख गायब हो जाती है। अंततः जब अग्न्याशय देखता है कि शुगर कम हो रही है, तो वह इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जैसा कि वह कर रहा था। और संक्षेप में, इस साहसी और बहादुर कदम के साथ आपने जो हासिल किया है वह है रासायनिक शांति को वापस पाना। इसे भौतिकी से हल करते हुए। लेकिन देखिए, यह आपातकालीन उपाय इसके अलावा एक अद्भुत साइड इफेक्ट भी रखता है। जब आपके मांसपेशियां इस तनाव के तहत संकुचित होती हैं और इस वायरिंग को सक्रिय करती हैं, तो वे एक मायोसिन भी छोड़ती हैं, जो एक मूवमेंट हार्मोन है जिसे आयरिसिन कहा जाता है। और जैसा कि डॉक्टर ब्रूस एसपी गेलमैन ने हार्वर्ड में खोजा, आयरिसिन वह मुख्य इंजीनियर है जो एक संपूर्ण सुधार का आदेश देता है। और यह आपकी सफेद चर्बी तक जाती है, जो एक ठंडा और निष्क्रिय भंडार है, और उसे आंतरिक बॉयलर लगाने का आदेश देती है ताकि वह ग्रे फैट में बदल सके। इस पर ध्यान दें, लेकिन यह केवल सुधार का आदेश ही नहीं देती। इसके अलावा यही वह है जो उस नई चर्बी में वोल्टेज सेंसर लगाती है। और इसे ऐसे कहें कि आसानी से समझ में आए, ग्रे फैट, मान लीजिए, समझदार है क्योंकि यह वोल्टेज के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, लेकिन सफेद चर्बी पूरी तरह से बेवकूफ होती है। वह केवल इंसुलिन हार्मोन के प्रति प्रतिक्रिया करती है, लेकिन हम पहले ही जान चुके हैं कि वह हार्मोन तो ब्लॉक हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये सब तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि बाईपास की तलाश क्यों की जाती है। तो जब आप उन निष्क्रिय सफेद चर्बी के गोदामों को सक्रिय थर्मल पावर स्टेशनों में बदल देते हैं, तो आपकी ऊर्जा प्रोसेस करने की क्षमता बस तेजी से बढ़ जाती है। अब आप केवल तब शुगर नहीं जलाते जब आप चलते हैं, बल्कि अब आपके पास एक ऐसी संरचना है जो इसे तब भी खपत करती है जब आप आराम कर रहे होते हैं। और यही असली बायोफिजिकल बायपास है जिसे हम ढूंढ रहे थे। और आप कहेंगे, और ये बायपास क्यों है? बहुत ही सरल है, क्योंकि ग्रे फैट जब इसे आयरिसिन और यांत्रिक तनाव द्वारा सक्रिय किया जाता है, तो यह अपने आप ही खून से शुगर को सोखना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे उन नई भट्टियों को ऊर्जा देनी होती है। यानी आपने एक नया ऊर्जा उपभोक्ता बना दिया है, जहां पहले सिर्फ बेकार चीजों से भरा एक गोदाम था, एक सफेद, बेवकूफ और सपाट चर्बी। और यही असली जीत है। आपने न केवल रुकावट को बायपास किया है, बल्कि आज आप एक नया हार्डवेयर भी स्थापित कर रहे हैं जिससे बहरापन फिर से नहीं होगा।
लेकिन यह भी कहना ज़रूरी है कि यह सब बेकार है, चाहे हमने जितना भी ज़ोर लगाया हो। अगर हमने खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश की और अंदर जाकर पता चला कि तार जंग से ढके हुए हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यह वह हिस्सा है जिसे हम कभी-कभी भूल जाते हैं। मशहूर इलेक्ट्रिक बहरापन सिर्फ हेडफ़ोन पहनने की समस्या नहीं है। अक्सर असल में यह एक शारीरिक गंदगी की समस्या होती है, और मैंने यह कुछ मिनट पहले ही आपको बताया था। अगर आपके रिसीवर सालों तक अत्यधिक ग्लूकोज में डूबे रहे हैं, तो आपके साथ ग्लाइकेशन हो गया है। आपकी एंटेना बस कार्मेलाइज हो गई हैं। वे एक कठोर परत से ढक गई हैं जो उन्हें सही फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने से रोकती है। यह ताकि आपको अंदाजा हो सके, ऐसा है जैसे आप एक ऐसी रेडियो को ट्यून करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी एंटेना सूखे सीमेंट में दबी हो। तो ठीक है, ग्रे फैट को सक्रिय करना अच्छा है, लेकिन हमें अभी भी वह क्लीनर चाहिए जो पुरानी एंटेना की गंदगी को साफ करे, ताकि वे फिर से सार्जेंट इंसुलिन की आवाज सुन सकें। और इसके लिए ध्यान दें, हम भौतिकी की सबसे मौलिक शक्ति का उपयोग करने जा रहे हैं, ठंड की ऊष्मागतिकी। और यहीं पर डॉक्टर शिंगो काइमुरा का काम आता है, जो हार्वर्ड से भी हैं। वो इस बात के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं कि ठंड हमारी ऊर्जा दक्षता को कैसे बदलती है, और इसे समझने के लिए हमें एक पल के लिए वापस जाना होगा माइटोकॉन्ड्रिया तक। इसे एक जल बांध की तरह समझें, जहां प्रोटॉन टरबाइन से गुजरते हैं और एटीपी यानी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और यही मानक प्रक्रिया है। लेकिन जब ठंड का मौसम शुरू हो जाता है और आपके शरीर का तापमान खतरे में पड़ जाता है, तो सिस्टम एक आपातकालीन प्रोटोकॉल को सक्रिय कर देता है। और शायद आपको यह बात पता नहीं थी, यूसीपी एक या थर्मोजेनिन, इंजीनियरिंग में इसे थर्मल डिस्कपलिंग कहा जाता है, और यूसीपी-1 जो करती है वह है बांध में बहुत बड़े छिद्र खोलना। और अब प्रोटॉन टरबाइन से नहीं गुजरते, बल्कि वे खाली जगह में गिरते हैं और घर्षण के कारण गर्मी उत्पन्न करते हैं। इंजीनियरिंग में इसे थर्मल डिसिपेशन कहा जाता है। यह मूल रूप से एक धन्यवाद है। ये एक नियंत्रित शॉर्ट सर्किट है जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को उच्चतम शक्ति वाली हीटर में बदल देता है। और यहां पर शुगर इसलिए नहीं जलती क्योंकि शरीर को एटीपी या आसान शब्दों में कहें तो चलने फिरने के लिए ऊर्जा चाहिए। नहीं, यह इसलिए जलती है क्योंकि शरीर को आपातकालीन गर्मी की जरूरत होती है। और यही वजह है कि ठंड में शुगर कम हो जाती है, भले ही आप शांत बैठे हों। वैसे यह बात डायबिटीज के मरीजों को आमतौर पर बहुत हैरान कर देती है। ये ईंधन को बॉयलर को गर्म करने के लिए जलाने की बात है, न कि इंजन को चलाने के लिए। और ऐसी स्थिति में, जैसी मैं आपको बता रहा हूं, गर्मी की मांग इतनी जबरदस्त होती है कि कोशिका माइटोकॉन्ड्रियल भूख की स्थिति में चली जाती है। और ऐसा नहीं है कि उसे ऊर्जा की कमी है, बल्कि वह जानबूझकर उसे बर्बाद कर रही है ताकि आपको जीवित रख सके। ये ईंधन की खींच इतनी शक्तिशाली होती है कि ये कोशिका को आपातकालीन रखरखाव करने के लिए मजबूर कर देती है, ऑक्सीकृत प्रोटीन को साफ करती है और उन एंजाइम्स को सक्रिय करती है जो उस शर्करा की परत को घोलना शुरू कर देती हैं, जो ग्लाइकेशन के कारण बनी थी, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यानी ठंड एक असली फैक्ट्री रीसेट की तरह काम करती है। आप सिर्फ जला ही नहीं रहे हैं, ग्लूकोज को बेहद तेज गति से जला रहे हैं ताकि अपने सिस्टम को गर्म रख सकें, बल्कि आप अपनी झिल्लियों को भी उनकी तरलता वापस पाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक सल्फेटेड बैटरी के टर्मिनलों को डाल दें, ऐसे घोल में जो उन्हें पूरी तरह चमकदार, बिल्कुल नए जैसा बना दे। और थर्मल शॉक के बाद जब आप सामान्य तापमान पर लौटते हैं, तो आपकी एंटेना साफ, स्पष्ट और फिर से सुनने के लिए तैयार होती है। आप बाहरेपन की स्थिति से निकलकर सिग्नल की स्पष्टता वापस पा चुके हैं। लेकिन याद रखिए, यह तभी काम करता है जब आप उस शाश्वत वसंत में रहना छोड़ दें जिसमें हम सब 21 डिग्री सेल्सियस पर रहते हैं, जो दूसरी ओर आपके स्विच को जंग लगा चुकी है। जब आप ठंड में बाहर निकलते हैं
तो आप अपनी कैथेड्रल को उसका थर्मोस्टेट और रासायनिक संवेदनशीलता फिर से कैलिब्रेट करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास आपातकालीन प्रवेश द्वार खुला है और हार्डवेयर साफ है, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर जानता है कि किसी मशीन को उसकी फैक्ट्री जैसी सटीकता वापस दिलाने के लिए उसे चलते चलते ही ठीक करना काफी नहीं है। कभी कभी जनरेटर को बंद करना पड़ता है, पाइपलाइन को खाली करना पड़ता है और मेंटेनेंस टीम को अपना काम करने देना पड़ता है। इसे मैं रणनीतिक मौन कहता हूं, या ताकि आप बेहतर समझ सकें, बेहतर कहें तो उपवास का समय। और बहुत से लोग सोचते हैं कि उपवास सिर्फ वजन कम करने के लिए खाना ना खाने का एक तरीका है, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मेरी सोच, हमारे गिरजाघर में मौन यानी उपवास एक तरह की रेजोनेंस कैलिब्रेशन की प्रक्रिया है। और देखिए, पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि मौन का उद्देश्य यह था कि सार्जेंट इंसुलिन बस चिल्लाना बंद कर दे। लेकिन आज का उद्देश्य अलग है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे मजदूर वह काम करें जिसे रिवर्स ग्लाइकेशन कहा जाता है, माफ करना, रिवर्सिव ग्लाइकेशन। तुम्हारे इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं जो, जैसा कि हमने देखा, जब वे शक्कर की मिठास में भीग जाते हैं तो कठोर हो जाते हैं। तो ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक साइलेंस में प्रवेश करते हैं यानी उपवास करते हैं और सप्लाई भेजना बंद कर देते हैं, तो आप सर्टुइन को सक्रिय कर रहे होते हैं। और ये तुम्हारे सबसे बेहतरीन मेंटेनेंस ऑपरेटर हैं। इनका काम वसा जलाना नहीं है, इनका काम तुम्हारी प्रोटीन से शक्कर को शारीरिक रूप से अलग करना है। और ये तुम्हारी बैटरियों के टर्मिनल्स को चमकाने का जिम्मा लेते हैं ताकि उनकी कंडक्टिविटी वापस आ सके, फिर से एकदम परफेक्ट हो जाए। लेकिन ये सिर्फ शक्कर को अलग नहीं करते, बल्कि एक और काम भी करते हैं जिसे इंजीनियरिंग में हम डीएसिटाइलेशन कहते हैं। यानी ये एक केमिकल क्लीनिंग टेक्नीशियन की तरह काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, रिसीवर्स के जंग को हटाने के लिए एक खास सॉल्वेंट का इस्तेमाल करता है और उन्हें फिर से उनकी कंपन करने की क्षमता में लौटा देता है। और फिर भी आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन अगर कोई एंटीना इतना खराब हो गया है कि अब उसका कोई इलाज नहीं है तो क्या होगा? तो यहाँ पर डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी की विरासत काम आती है, जिन्हें 2016 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने हमें ऑटोफैगी के ब्लूप्रिंट सिखाए। जब सिस्टम यह पता लगाता है कि कोई ईंधन नहीं आ रहा है और ऊर्जा के सेंसर शांत हैं, तो कोशिका जो करती है वह यह है कि वह दोषपूर्ण घटकों की पहचान करती है और उन्हें कचरे में नहीं फेंकती, बल्कि उन्हें रिसाइकल करती है। यह एक स्मार्ट थैला बनाती है जिसे ऑटोफैगोसोम कहा जाता है, जो उन जंग लगे रिसेप्टर्स को घेर लेता है और उन्हें गलाने वाले भट्ठी तक ले जाता है। और वहां वह उन्हें उनके मूल हिस्सों में तोड़ देती है ताकि नया हार्डवेयर बनाया जा सके, जैसे कि वह हार्डवेयर बिल्कुल नई फैक्ट्री से निकला हो। यानी उपवास करने पर आप भूखे नहीं रह रहे हैं, बल्कि अपने भीतर एक असली संपूर्ण तकनीकी नवीनीकरण कर रहे हैं। आप पुराने उपकरणों को रिटायर कर रहे हैं ताकि जब आप मशीन को फिर से चालू करें, आपकी कोशिकाओं के पास एक वास्तविक संवेदनशीलता हो जो इंसुलिन की सबसे हल्की फुसफुसाहट को भी पहचान सके। और इसी के साथ हम आपकी पुनर्प्राप्ति के चक्र को पूरा करते हैं। क्या आपने सीखा है कि शक्कर के अम्ल को कैसे पहचानना है, वसा की ढाल कैसे लगानी है, इंसुलिन के स्विच को कैसे चलाना है और आज बायपास कैसे करना है, ताकि आप अपनी संवेदनशीलता वापस पा सकें। आप एक ऐसे मरीज से बदल गए हैं जो केवल निदान की प्रतीक्षा करता था। अब आप अपनी खुद की जिंदगी के मुख्य इंजीनियर बन गए हैं। और ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से कभी ना गिरे, आपको बस इन 4 मूलभूत नियमों को याद रखना है जो हमने इन वीडियो में सीखे हैं। पहला नियम है अम्ल से बचना, यानी शक्कर से, क्योंकि ये केवल ऊर्जा नहीं है, बल्कि सबसे बढ़कर ये एक एंट्रोपी एजेंट है जो आपके लिक्विड क्रिस्टल को पिघला देता है। दूसरा, सुरक्षा कवच लगाएं। मैंने जिन उच्च गुणवत्ता वाली वसाओं का जिक्र किया था, उनका उपयोग करें ताकि आपकी झिल्ली एक आदर्श इंसुलेटर बन सके।
तीसरा, स्विच को नियंत्रित करें। इंसुलिन को उपवास के जरिए कम करें ताकि गहरी सफाई शुरू हो सके। और चौथा, एंटीना को ट्यून करें और इसके लिए यांत्रिक तनाव और ठंड का उपयोग करें ताकि थर्मल और फिजिकल शॉक के माध्यम से संवेदनशीलता वापस पाई जा सके। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद मैं चाहता हूं कि आप संरचनात्मक अंतर को समझें। देखिए, पारंपरिक चिकित्सा जब इंसुलिन प्रतिरोध की बात आती है तो अक्सर आपको एक रासायनिक बैसाखी देती है, एक गोली जो सॉफ्टवेयर को पैच करने की कोशिश करती है, लेकिन हार्डवेयर को क्षतिग्रस्त और मशीन को टूटा हुआ छोड़ देती है। और यह मेरी दृष्टि से स्वास्थ्य नहीं है, यह केवल अप्रचलन का प्रबंधन है। और मैं जो आपको प्रस्तावित करता हूं वह है आपकी चयापचय संप्रभुता, कि आप दवाओं के एक निष्क्रिय उपयोगकर्ता बनकर न रहें, बल्कि एक अपनी खुद की जीव विज्ञान के मुख्य अभियंता बन जाए। देखिए, अब आपको अपनी शुगर को नियंत्रित करने के लिए बाहरी पैचों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास रखरखाव की योजनाएं हैं जिससे आप अपना वोल्टेज रीसेट कर सकते हैं और हर बार जब सुई हर एक क्षेत्र से बाहर जाए अपने सेंसर को फिर से कैलिब्रेट कर सकते हैं। या अगर आप इसे किसी और तरह से पसंद करते हैं तो सुई शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय हर बार जब वह हर एक क्षेत्र से बाहर जाए तो सोचिए कि आपने अपना वोल्टेज कैलिब्रेट करना सीख लिया है, हर बार जब सुई आपकी अपनी संप्रभुता के क्षेत्र से बाहर जाए। आखिरकार, अब आपको अपनी जांच रिपोर्ट के नतीजों का शिकार नहीं होना चाहिए। क्या आप सॉफ्टवेयर का कोड जानते हैं, हार्डवेयर की भौतिकी में निपुण हैं और इसलिए आपकी गिरजाघर चमकने के लिए तैयार है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि एक परफेक्ट एंटीना भी तब तक असुरक्षित है जब तक वह धरती से जुड़ा ना हो। मेरे अगले वीडियो में हम अंतिम नींव तक उतरेंगे और आपके साथ आयरन ट्रायंगल यानी दबाव, धरती और प्रकाश का अन्वेषण करेंगे। आज हम सब मिलकर विस्तार से यह सीखेंगे कि अपने लिक्विड क्रिस्टल को इस पूरे ग्रह की प्राकृतिक अनुनाद और कंपन से किस प्रकार सही ढंग से जोड़ें ताकि आपकी अपनी ऊर्जा आखिरकार एक अनंत और असीमित ऊर्जा का स्रोत बन सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और लगता है कि यह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो आप इसे साझा करके मेरी बहुत मदद करेंगे। आप ज्ञान फैलाने में मेरी मदद करेंगे और दूसरों को उस चयापचयिक सुस्ती से जगाने में भी जो उन्हें अंधेरे में एक गिरजाघर में सोए हुए रखती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा। आपका वहां होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।